इलेक्ट्रिक मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में सेल, ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इसको पढ़ाया था। और आज इस लेक्चर में ईएमएफ ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस में रिलेशन क्या है उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। एंड उस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और ग्राफ, इन तीनों क्वांटिटियों के बीच में जो रिलेशन है उसके बीच में ग्राफ कैसे बनता है, इसको इस लेक्चर में हम रीड करेंगे। ठीक है, लेकिन इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 में ईएमएफ ऑफ द सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल की डेफिनेशन पर कॉन्सेंट्रेट होना जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाते हैं, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल को हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, जानते हैं ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल तब ले रहे हैं जब सेल कुछ करंट ड्रॉ कर रहा है, दैट मीन सेल क्लोज सर्किट में है। ठीक है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेल। ये रिलेशन, इन तीनों में रिलेशन निकालना है। तो देखो इसमें रिलेशन निकालेंगे तो जो रिलेशन आता है वो ये आता है V इक्वल टू E माइनस के IR। हमें ये प्रूव करना है। ये रिलेशन है इन तीनों में, V इक्वल टू E माइनस के IR। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, ये EMF ऑफ द सेल, ये करंट और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन एक बात समझिए, यहां दो केस होते हैं। जब सेल डिस्चार्ज होता है व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग, और जब सेल चार्ज होता है व्हेन सेल इज चार्जिंग। तो हम पहले केस में कर रहे हैं कि व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग। तो फर्स्ट केस हम पढ़ रहे हैं कि व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग। ठीक है, व्हेन सेल इज डिस्चार्जिंग। तो देखो इसके लिए हम पहले एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। एक सेल बना लो सबसे पहले, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल है ना। इसका ईएमएफ E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के इनसाइड होता है, आउटसाइड होता है। सेल के इनसाइड होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है ना, वो करंट के पाथ में जो ऑपोजिशन ऑपरेट करता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के इनसाइड होता है, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं उसे। चाहो तो यहाँ एक बना सकते हो आप, लेकिन मैं लिख देता हूँ R। और इससे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल R। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलेंगे, इसे इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के अंदर इसीलिए इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें इसकी डेफिनेशन जो है ये स्टार्ट कहां से होगा? ये स्टार्ट होगा बाय डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ से। बाय डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, यहां से। तो आपको ईएमएफ की डेफिनेशन पर ध्यान देना होगा। तो देखो ईएमएफ की डेफिनेशन को अगर मैंने इसीलिए यहाँ पहले से लिख लिया है, लेकिन लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको ये पूरा समझाया है। ईएमएफ द वर्क डन बाय द सेल इन मूविंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन बाय द सेल इन मूविंग ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस इन होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है जानते हो? जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसे हमें मूव कराना है। कहां पर मूव कराना है? वंस इन होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल, एक्सटर्नल सर्किट और इलेक्ट्रोलाइट दोनों। तो देखो +1 कूलम चार्ज है ना, तो ये +1 कूलम चार्ज ऐसे मूव कराना है आपको। ये यहां से देखो, यहां से अगर करेंगे यहां से लेके ऐसे, तो ये हो गया एक्सटर्नल सर्किट यहां तक, एक्सटर्नल से एक्सटर्नल तक ये हो गया एक्सटर्नल सर्किट। तो देखो लिखा है एक्सटर्नल सर्किट। और यहां से अंदर चले गए तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आ गए, तो यहां से यहां तक ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, तो सेल भी इंक्लूड हो गया। तो वंस मतलब एक बार, तो तुम यहां से शुरू कर लो या यहां से शुरू करोगे तो यहीं से वापस यहीं तक आना होगा, यहां से शुरू करोगे तो यहीं वापस आना है। वंस लिख रहा है ना, तो +1 कूलम चार्ज को यहां से शुरू किया, यहां से मूव कर रहा है +1 कूलम चार्ज ऐसे, और ऐसे मूव करके सेल को इंक्लूड करते हुए यहीं पर वापस आ गया। एक बार घुमाने में, एक बार चार्ज को +1 कूलम चार्ज को मूव कराने में
सेल जितना वर्क डन करता है, सेल द्वारा जितना वर्डन किया जाता है उसको हम सेल का ईएमएफ कहते हैं, है ना। इसमें ध्यान कौन से पर ध्यान देना है, समझ में आ रहा है कि कहां से कहां तक घुमाना है, एक्सटर्नल प्लस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दोनों घुमाने में। तो इसी को यहां लिख दो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसको ईएमएफ कहते हैं। तो देखो ईएमएफ किसके इज इक्वल टू है, वर्क डन बाय द सेल, पूरा लिख दो इसे, इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज once in whole circuit with including cell। बस ईएमएफ इसी की तो बराबर है, ईएमएफ वर्क डन बाय सेल इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस इन होल सर्किट विद इंक्लूडिंग सेल, इसी के बराबर है ना। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दो, इस वर्डन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक एक्सटर्नल सर्किट में घुमाने में किया गया वर्डन और एक सेल के अंदर घुमाने में किया गया वर्डन, दो पार्ट है, ब्रेक कर लो। ये वाला वर्डन तो क्या है, पूरा वर्डन है यहां से यहां तक, पूरा एक पूरा राउंड करने में। लेकिन अगर हम क्या करें, एक्सटर्नल को ब्रेक कर लें, यहां से यहां तक ऐसे, ये एक्सटर्नल हो गया, इस वर्डन को अलग कर लें और यहां से यहां तक के वर्डन को जो सेल के अंदर है उसको अलग कर लें, दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं इस वर्डन को, तो कर दें। तो ये ई हो गया, ऐसे कैसे, इस वर्डन को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं, लिखता हूं वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस वन गुलाम लिख देता हूं, चार्ज फ्रॉम, तो देखो यहां डाल लेता हूं ए और यहां डाल लेता हूं बी, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए से ऐसे बी, ए टू बी ऐसे, सेल के बाहर ए टू बी, दैट मींस एक्सटर्नल सर्किट, ये भी लिख देता हूं ब्रैकेट में, एक्सटर्नल सर्किट अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। देखो चार्ज प्लस वन कूलम ऐसे चलेगा तो ये रेजिस्टेंस जो होता है वो चार्ज के फ्लो होने का ही तो विरोध करता है या करंट के फ्लो होने का विरोध करता है, तो ये विरोध करेगा तो इसके अगेंस्ट ही तो चार्ज को मूव कराना है। तो वर्डन इन मूविंग प्लस वन कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी एक्सटर्नल सर्किट अगेंस्ट आर प्लस, तो देखो हमने ये केवल एक्सटर्नल सर्किट का लिया है, यहां पे हमने ए डाल दिया है और यहां पे हमने बी डाल दिया है, तो यहां से यहां तक का वर्डन लिया है ओनली। अब यहां से यहां तक का वर्डन ले लो तो प्लस लगा लिया, इस वर्डन को दो पार्ट में ब्रेक कर लिया है। अब लिख सकते हैं वर्क डन इन मूविंग प्लस वन कूलम चार्ज फ्रॉम बी टू ए, देखो बी से ए तक, दैट, तो बी टू ए का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में, तो यहां लिख दें इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अच्छा, तो और एक चीज और लिख दो आगे, अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, वर्डन इन मूविंग प्लस वन कूलम चार्ज फ्रॉम बी टू ए इलेक्ट्रोलाइट अगेंस्ट स्मॉल आर। देखो ये वाला जो वर्डन है ये कहां से कहां तक का वर्डन है, यहां से शुरू किया ऐसे प्लस वन कूलम को मूव कराएं ऐसे ऐसे, ये एक्सटर्नल सर्किट हो गया, फिर ये इंटरनल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो गया, यहां तक एक कंप्लीट राउंड लगाना है विद इंक्लूडिंग सेल, यहां पे वापस आना है, ये तो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है। और केवल आप अगर किसमें घूमते हो, एक्सटर्नल सर्किट में घूमते हो प्लस वन कूलम चार्ज को मूव कराने में जो वर्डन करना पड़ता है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल होता है, देखो पढ़ो, द वर्क डन फॉर द फ्लो ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख रहा है यहाँ पे भी फ्लो ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द एक्सटर्नल सर्किट, in the external circuit of the cell is called terminal potential of difference of the cell, लेकिन when the some current is drawn from the cell, तो सर्किट तो क्लोज है और जब सर्किट क्लोज होगा तो यहां से करंट फ्लो करेगा ऐसे ऐसे, समझ में आता है।
तो इसीलिए इस वर्क डन को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। ये ईएमएफ की डेफिनेशन है, ये वर्क डन किसकी डेफिनेशन है, ईएमएफ की डेफिनेशन। तो ये ईएमएफ लिख दिया हमने, है ना। और ये ऐसे कैसे, क्लियर है। आपको याद है यहाँ पे आप लिख सकते थे कि वर्क डन बराबर कितना, ईएमएफ 1 कूलम है ना, इसीलिए क्यू कूलम होता। अगर क्यू कूलम चार्ज को घुमाने में कहता प्लस 1 कूलम को मूव कराने में कह रहा है, तो वर्क डन जो करना पड़ रहा है वो ईएमएफ द सेल के बराबर। और क्यू चार्ज को मूव कराने में कहता तो वर्क डन होता क्यू ई के बराबर। तो ईएमएफ आता ई बराबर डब्ल्यू ओवर क्यू। लेकिन हम तो मूव किसको करा रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज करा रहे हैं, इसीलिए इतना रहेगा। ऐसे यहाँ पे ये है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा ऐसे, लेकिन ये एक्सटर्नल सर्किट में होगा बस, केवल ये ध्यान रखने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए देखो इस ये तो ईएमएफ की डेफिनेशन, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, इससे आगे यहाँ करते हैं, आगे ये हटा देते हैं, ठीक है। ये ईएमएफ द सेल, तो देखो इस ये तो ईएमएफ द सेल हो गया ऐसे। और इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क डन मूविंग प्लस 1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी एक्सटर्नल सर्किट अगेंस्ट आर। इसको लिख सकते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, वी डेफिनेशन में। प्लस ये क्या है, वर्क डन इन मूविंग प्लस 1 कूलम चार्ज फ्रॉम बी टू ए इलेक्ट्रोलाइट अगेंस्ट स्मॉल आर। इसको क्या लिखें, तो देखो ये इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ईएमएफ का, अगर हम निकालते हैं तो डब्ल्यू ओवर क्यू, ऐसे यही तो होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लिखते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस का तो लिखते हैं डब्ल्यू एक्सटर्नल बटे क्यू, है ना। तो देखो ये जो वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर 1 कूलम लेते हैं, अगर कितना लेते हैं 1 कूलम चार्ज लेते हैं, तो यहाँ पे क्यू 1 कूलम रखेंगे तो ई बराबर डब्ल्यू है, यहाँ पे भी 1 कूलम लिखेंगे तो वी बराबर ई एक्सटर्नल है। देखो वर्क डन किसके बराबर आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ रहा है। तो ये किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये भी वर्क डन है प्लस 1 कूलम चार्ज को फ्रॉम बी टू ए, लेकिन किसके अक्रॉस होगा, इंटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर तो होता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है इंटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इंटर रेजिस्टेंस, जिसे हम लिख सकते हैं कितना, आई इंटू स्मॉल आर। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, लेकिन ये किसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, किसके अक्रॉस होगा, इंटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इसीलिए आई इंटू आर। ये डेरिवेशन समझ में आया। तो यहां से हम देखो इसको इधर ले आओ तो v इज इक्वल टू कितना, e माइनस के आई आर। तो देखो ये डेरिवेशन हो गया, ठीक है। इस एक डेरिवेशन हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नहीं अगर आपको ये डेरिवेशन, देखो ये थ्योरेटिकल डेरिवेशन ऐसे करते हैं, ये बिल्कुल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेरिवेशन किया है हमने, लेकिन बहुत से टीचर लोग इसे किरचॉफ लॉ से भी प्रूव कर देते हैं। देखो किरचॉफ लॉ अप्लाई करने, वैसे मैंने आपको कैपेसिटेंस में एक बार सिखाए थे पीछे लेक्चर नंबर 15 में, अब वहां से जाके देख सकते हैं, या अभी आगे वाले लेक्चर में जब मैं किरचॉफ लॉ पढ़ाऊंगा तब मैं फिर दोबारा से आपको एक बार और किरचॉफ लॉ अप्लाई करना सिखाऊंगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखो इसमें अगर आप किरचॉफ लॉ से करना चाहते हो तो आप इसमें जैसे ये पॉइंट ए यहाँ लिखा है, आप चाहो तो इस पॉइंट ए को यहाँ लिख सकते हो ऐसे, और ये बी पॉइंट यहाँ लिखा है तो आप यहाँ लिख सकते हो बी, ऐसे ऐसे, ठीक है। लेकिन चलो पहले मैं इसके बारे में और बताता हूँ, फिर किरचॉफ लॉ से ड्राइव करता हूँ। पहले एक पॉइंट बता दूं मैं, और यहाँ तक क्लियर है। पहले डेरिवेशन, तो देखो इसमें v का नाम क्या है, पहले v के नेम पे ध्यान दें, तो नेम पे ध्यान दे देते हैं, v का नेम क्या है, तो v का नाम है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, तो लिख देते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। लेकिन v का और भी नेम है, जरा ध्यान देना, इस सेल का ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली किस पॉइंट से कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है। ए यहां डाल लो या यहां डाल लो, ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है, और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली बी से कनेक्टेड है, बी वाले पॉइंट से। ये कंसेप्ट मैंने पीछे सिखाया है आपको। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम कह सकते हैं, इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल को एक और नाम दे सकते हैं हम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये देखो ये वाला, इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्ट ए से कनेक्टेड और इसी सेल का नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली बी से कनेक्टेड। तो इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा वही ए पॉइंट का पोटेंशियल होगा, इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा वो ही बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा।
और इस फॉर्मूले को इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं VA माइनस के VB। व्हाट द नेम ऑफ VA? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, और VB का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B। और पूरा लिखेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस, पूरे को क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। पोटेंशियल में डिफरेंस तो कर दिया A एंड B, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। और इसका एक नेम और लिख सकते हैं, एक और नेम लिख सकते हैं इसका। सर क्या? देखो इस रेजिस्टेंस का एक एंड डायरेक्टली A से कनेक्टेड है। ये कंसेप्ट मैंने करंट फ्लक्स टी के लेक्चर जब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं तब समझाया आपको, है ना? तो कैपेसिटर में समझाया है ये, एंड इसका रेजिस्टेंस में समझाया है करंट फ्लक्स टी के में। ये एंड इसका एक एंड A से और दूसरा एंड डायरेक्टली B से। इस रेजिस्टेंस का एक एंड डायरेक्टली A से, दूसरा एंड B से। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन से दो पॉइंट का? A और B का। इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल भी A से है और B से है, डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए, है ना? पॉजिटिव टर्मिनल A से और नेगेटिव टर्मिनल B से। इसीलिए इस पॉइंट A और B के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल कह रहे हैं। और इस रेजिस्टेंस का एक एंड A से और दूसरा एंड B से, इसीलिए एक और नाम लिख सकते हैं इसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R। अगर इस V का नाम पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर अक्रॉस R है तो देखो हम ओम्स लॉ या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पढ़ा, वो V बराबर I R, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ये, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं? R के क्रॉस R का ही रेजिस्टेंस लिख लेते हैं और R का ही R में फ्लो करने वाली करंट लिखते हैं। तो R का रेजिस्टेंस लिख लो, R में कितनी करंट फ्लो कर रही है इतनी। तो ये V की वैल्यू ये भी हो सकती है IR, इस V की वैल्यू कितनी हो सकती है IR, ठीक है? ये वाली बात समझ में आती है, लेकिन इस डायग्राम के लिए वैलिड है ये सब कुछ, जो कुछ बोल रहा हूँ इस डायग्राम के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? एक पॉइंट। दूसरा इसका एक नेम और है, इसका एक नेम है यूजफुल वोल्टेज। यूजफुल वोल्टेज, सर इसे यूजफुल वोल्टेज क्यों कहा? तो अभी मैं समझाऊंगा कि इसको यूजफुल वोल्टेज क्यों कहा। पहले V के नेम पे ध्यान दिया सबने, ठीक है? EMF के नेम पे ध्यान देते हैं। ये इसका नेम क्या है? पहले तो भी मैंने इसके नेम पे ध्यान दिया, अब मैं इसके नेम पे ध्यान देता हूँ। अभी समझ में आ जाएगा, अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेट करो अच्छी तरीके से। इसको हम क्या बोलते हैं? EMF ऑफ द सेल। E को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? E को बोल रहे हैं हम EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ अ सेल। ये सेल का EMF जानते, इसको हम टोटल वोल्टेज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? टोटल वोल्टेज। इसे हम यूजफुल वोल्टेज और इसको हम टोटल वोल्टेज। EMF ऑफ द सेल को, इसकी यूनिट वोल्टेज तो होती है ऐसे, तो इसे EMF ऑफ द सेल को हम टोटल वोल्टेज ही बोल सकते हैं। एक, अब इसमें आगे ध्यान देते हैं, इस पूरे का नेम क्या है? इसका, इस पूरे का नेम IR का नेम। तो हम किसके नेम पे ध्यान दे रहे हैं? IR के नेम पर। IR का नेम क्या है? देखो I का नाम तो करंट है, R का नाम रेजिस्टेंस है, लेकिन I और इंटरनल रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम? तो इसे बोल सकते हो आप पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस कह देते हैं। और इसका एक नाम हम ऐसे भी लिख देते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस R, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस R, है ना? R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, या R के क्रॉस स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना है पोटेंशियल में डिफरेंस है। या इसका एक नेम और है बैक EMF, बैक EMF। इस IR का एक नेम और है बैक EMF, और एक नेम और है वेस्टेज वोल्टेज। कैसा? वेस्टेज वोल्टेज। अब देखो नाम पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो समझ में आएगा आपको। ये टोटल वोल्टेज है, ये यूजफुल वोल्टेज है, ये वेस्टेज वोल्टेज है ना? अब जरा सोचो इसका क्या मतलब है। देखो पहले नाम पे ध्यान दे लिया, अब मतलब समझते हैं। जैसे ये जानते हो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये क्या चीज है जानते हो? ये बल्ब है, एक बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इस बल्ब को जलाने के लिए आपने एक सेल लगा दिया, ये देखो ये रहा।
इस बल्ब को जलाने के लिए आप इसे जलाना चाहते हो तो इसे एक सेल से कनेक्ट कर दिया आपने, जिसका टोटल वोल्टेज कितना है, ई वोल्ट है। इस पर लिखा हुआ है कितना, आपने देखा हुआ कोई सेल है, उस पर लिखा होता है 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, तो सेल का ईएमएफ होता है। तो इस पर लिख दिया 10 वोल्ट, तो दैट मींस वो सेल का ईएमएफ है ना। तो ये टोटल वोल्टेज हो गया भाई। जैसे आपने 12 वोल्ट का एक सेल से एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो हम कहेंगे ये टोटल वोल्टेज है सेल का। अब एक बात बताओ, क्या ये टोटल वोल्टेज इस रेजिस्टेंस को पूरा की पूरा मिल गया? ये 12 वोल्ट का सेल था, तो इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया? नहीं। आप चेक करो, देखो आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपिटल आर के अक्रॉस, दैट मींस बल्ब के अक्रॉस, इस कैपिटल आर को तो बल्ब बोल रहे हैं, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आई इंटू आर, दैट मींस वी है। आई इंटू आर इंटू कितना है, कैपिटल वी है। इस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल वी के तो नाम था। तो इसको कितना मिला है, देखो सेल लगाया हमने ई वोल्ट का, टोटल वोल्टेज ये 12 वोल्ट का है ना, 12 वोल्ट का एक सेल लगाया, तो इसको मिला कितना, V। क्या V और E आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं? क्या V और आपको E इक्वल दिखाई दे रहे हैं? देखो जरा ध्यान से देखो, क्या V और E इक्वल हैं? नहीं है। V ज्यादा है कि E ज्यादा है, चेक करो, तो आपको दिखाई देगा कि V कम है E से। कितना कम है? IR के बराबर कम है। भाई V की वैल्यू कब प्राप्त होगी हमें? जब E में से कितना घटा देंगे हम, I स्मॉल r सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमें V प्राप्त होगा। तो V E से कम है या ज्यादा है? तो V E से कम है। कितना कम है? IR स्मॉल IR के बराबर कम है V की वैल्यू। तो इस बल्ब को कितना वोल्टेज मिला, V। इसे कितना वोल्टेज मिला, V। लेकिन सेल का था कितना, E। क्या पूरा मिला? नहीं मिला। नेम पर अगर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। इसीलिए हमने कहा कि देखो सेल पर जरूर लिख रहा है ई वोल्ट, लेकिन वो जो इस बल्ब के इस सेल को, इस बल्ब को जलाने के लिए लगाया गया है, लेकिन इस बल्ब को ई वोल्ट मिल नहीं रहा है। इस बल्ब को दैट मींस रेजिस्टेंस को मिल कितना रहा है, V मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल आर। तो फिर बाकी का वोल्टेज कहां गया सर? तो बाकी का वोल्टेज वेस्टेज हो गया। बाकी का वोल्टेज वेस्टेज हो गया। सर वेस्ट कहां पे हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस, जो सेल के अंदर है बाहर है, सेल के अंदर है। देखो इसका नाम है वेस्टेज वोल्टेज I इंटू आर। तो ये I इंटू आर के बराबर वेस्ट हो गया। देखो इस V को E से कितना कम मिला, IR के बराबर जो कम मिला। आप देखो ऐसे लिख सकते हो, ये हटा देता हूं आप डेफिनेशन, ये समझ में आ गया ना डेरिवेशन आपको? यहां समझना की कोशिश करना अच्छी तरीके से। देखो आप यहां से इस रिजल्ट को ऐसे तो लिख सकते हो, E इज इक्वल टू V प्लस IR। देखो भाई IR को इधर ले आते हैं तो E इज इक्वल टू V प्लस IR। तो ये तो टोटल वोल्टेज है सेल का, जो सेल पे लिखा है E। लेकिन इससे आपने एक सेल बल्ब कनेक्ट किया, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, तो इस बल्ब को कितना वोल्टेज मिला, E या V? तो इस बल्ब को तो मिल कितना रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर कितना है, V। तो V मिल रहा है इसको। तो ये E ज्यादा है कि V ज्यादा है? तो साफ दिख रहा है कि E ज्यादा है V से। कितना ज्यादा है, IR के बराबर। तो ये E दो पार्ट में डिवाइड हुआ है कि नहीं? एक तो ये टोटल वोल्टेज, एक तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ पार्ट है कितना, V के बराबर, और एक सेल के अंदर जो इंटर रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हुआ है। समझ में आया? इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो कौन सा वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज है, ये वाला, ये वेस्टेज वोल्टेज है, क्योंकि ये सेल के अंदर ही है। ये वेस्टेज वोल्टेज हो गया। और इसको हम बैक ईएमएफ क्यों कह रहे हैं? बैक ईएमएफ कह रहे हैं क्योंकि ये ईएमएफ के अगेंस्ट है। किसके अगेंस्ट है? ईएमएफ के अगेंस्ट है, क्योंकि ये ईएमएफ की वैल्यू को यहाँ पे जो इस सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसकी वैल्यू को घटा रहा है। ये देखो, अगर ये इंटर रेजिस्टेंस नहीं होता, अगर इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती, सेल के इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती, तो V और E बराबर नहीं हो जाते। दैट मींस सेल E वोल्ट का है और इस बल्ब को कितना वोल्टेज देता, E वोल्टेज दे देता। लेकिन इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से E वोल्ट का सेल है, लेकिन बल्ब को दे कितना पा रहा है, V दे पा रहा है। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? इंटर रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है।
समझ में आया कुछ? इसीलिए इसको हम बैक ईएमएफ या वेस्टेज वोल्टेज भी बोलते हैं। क्लियर है? यहां तक समझ में आया पहले आपको? ये फॉर्मूला समझ में आया? देखो इसको अगर हम आगे बढ़ाना चाहें, इसी फॉर्मूले को अगर हम आगे बढ़ाना चाहें तो देखो V इज इक्वल टू लिख रहा है E माइनस के IR, ये लिख रहा है V इज इक्वल टू E माइनस के IR, ये लिखा है। तो इस V की जगह पे हम कैपिटल IR लिख सकते हैं। V का नाम पे ध्यान दे लेना अच्छी तरीके से, नेम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो V का नाम है, ये सब नेम इसके हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डायग्राम। समझ में? आपको जो मैंने कंसेप्ट पॉइंट बताया है उस पर ध्यान दो, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर I इंटू आर इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं E माइनस के स्मॉल IR। इसको इधर ले आओ, I कॉमन ले लो। देखो आप इसको इधर ले आओगे तो IR प्लस स्मॉल IR इज इक्वल टू E। I कॉमन लोगे तो I प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू E। तो I इज इक्वल टू E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया। तो इस फॉर्मूले में था, इस सर्किट में I का नेम क्या? टोटल करंट। जो सेल से करंट निकलती है उसे टोटल करंट बोलते हैं। तो इसे हम नाम दे देते हैं टोटल करंट। I का नेम। E का नेम क्या है? इस सेल में एक ही सेल लगा है तो E क्या है? टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल। टोटल ईएमएफ है सर्किट का, एक ही सेल लगा है तो टोटल ईएमएफ ही तो है, टोटल ईएमएफ ओवर R प्लस R। तो एक बार बताओ, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में है? चेक करो। यहां से चली करंट ऐसे, तो इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, और इसमें चली, देखो ये यहाँ पे बना देता हूँ। वैसे सेल के अंदर होता है, बाहर होता है, ये बना दिया मैंने। ये इंटर रेजिस्टेंस सेल के अंदर है, बाहर नहीं है, अंदर है। तो देखो ऐसे करंट गई तो सेल के अंदर भी करंट फ्लो करती है ऐसे। तो इसमें और इसमें करंट सेम फ्लो कर रही है। कैसे कर रही है? सेम फ्लो कर रही है। और जब करंट सेम होती है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। ये क्या हो गया? टोटल रेजिस्टेंस। तो अब ये फॉर्मूला बन गया, टोटल करंट बराबर टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला और बना सकते हो आप यहां से। एक फॉर्मूला क्या बना सकते हो? आप इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो अगर आप इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो यहां से, तो जो स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या बनता है कि आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो क्या लिख सकते हैं? यहां से हम यहां से लिख रहे हैं, तो IR तो मैं इधर ले आया तो प्लस का हो गया, इज इक्वल टू इसको इधर ले आया तो कितना हो गया? E माइनस के V। ऐसे तो यहां से अगर हम स्मॉल r निकालें तो E माइनस के V ओवर I। और देखो ये V की जो वैल्यू है यहाँ पर वो I इंटू R नहीं है, V की वैल्यू I इंटू R है। तो यहां से अगर I की वैल्यू निकालूं तो I की वैल्यू V ओवर R हो सकती है, और I की वैल्यू अगर मैं V ओवर R लिखूंगा तो R इज इक्वल टू कितना रिजल्ट आ जाएगा? E माइनस के V ओवर I की वैल्यू V अपॉन R। तो V और R कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे आएगा तो ऊपर आ जाएगा। तो देखो ये रिजल्ट हो गया एक। तो कभी कभी रिजल्ट ऐसे भी आता है इंटरलेशंस का, यही वाला फॉर्मूला आई है। देखो इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये सब किस केस में वैलिड है? यहाँ पर और इस जगह पर V ज्यादा है कि E ज्यादा है? तो V कम है, E ज्यादा है। ईएमएफ ऑफ सेल ज्यादा है टर्मिनल वोल्टेज से, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल से। कितना ज्यादा है? तो I इंटू स्मॉल r के बराबर ज्यादा है E V से। इतना तो ज्यादा है। समझ आपको? ये वेस्ट हो गया ना, इसीलिए टोटल वोल्टेज सेल का कितना था? E, लेकिन बल्ब को मिला V, कितना वेस्ट हो गया? IR के बराबर वेस्ट हो गया। क्लियर है? ये बात समझ में आई आपको पहले? ठीक है, चले आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें इस फॉर्मूले को हम किरचॉफ्स लॉ से भी थोड़ा सा ड्राइव करके देखते हैं। ठीक है, लेकिन देखो किरचॉफ्स लॉ से ड्राइव करने के लिए आपको किरचॉफ्स लॉ आनी चाहिए। किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना, जैसे मैंने पीछे कैपेसिटेंस की वीडियो लेक्चर नंबर 15 में समझाया आपको, या तो आप वहां से देख लीजिए, या अभी हम आगे जब किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना सिखाएंगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़ाएंगे, तब आपको एक बार और सिखाएंगे। ठीक है, चले कैसे, पहले थोड़ा सा रूल याद दिला देता हूं मैं आपको अप्लाई करने के लिए कि एक ये रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस है आपका R, और इसमें करंट फ्लो कर रही है ऐसे। तो करंट की डायरेक्शन में अगर हम चलें, अगर हम करंट के डायरेक्शन में चलते हैं तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो माइनस के आएगा। ये रूल होता है, रख लीजिए आप इस समय भी। सेकंड, अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं
तो माइनस क्या आ आएगा, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलें, अगर हम ऐसे चलते हैं, ये हम ऐसे मूव कर रहे हैं करंट के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस के आई आता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस के लिए बताया। तीसरा रूल्स और बता देता हूं सेल के लिए। किसके लिए? सेल के लिए। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस पे लिखा होता है ई वोल्ट ऐसे। अगर हम प्लस टर्मिनल से, इसमें करंट की डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है, इसमें हमें करंट की डायरेक्शन से नहीं चेक करते हैं, इसमें हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं। अगर हम यदि हम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल चलते हैं तो माइनस का ई लेते हैं। फोर्थ रूल इसी के लिए, सेल के लिए ही, ये प्लस ये माइनस, इसके ऊपर लिखा है ई वोल्ट, और हम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल चलते हैं तो फिर प्लस का ई लेते हैं। ये रूल्स हैं साइन कन्वेंशन के, एक कब प्लस लेते हैं कब माइनस लेते हैं। ठीक है, ये जब हम किरचॉफ लॉ सिखाएंगे आपको तब सिखाएंगे। अब हलफलाल के लिए आप इतना याद कर लीजिए, और अगर आपको चेक करना है तो कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 15 से जाके आप चेक कर लें। चलो कैसे लगाते हैं, आपको याद है किरचॉफ लॉ कैसे लगाते थे? ये हम ए से चलना शुरू कर रहे हैं, ए से बी की तरफ चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे इस वाले पास से यहां से यहां चलना है हमें, तो शुरू करते हैं। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ले लेते हैं, ए से चलना स्टार्ट किया तो ए पॉइंट का पोटेंशियल ले लिया, जिस पॉइंट चलते हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल ले लेते हैं, चलना शुरू किया, ऐसे चल रहे। तो करंट की डायरेक्शन से नहीं, सेल लग रहा है ना सेल, तो सेल के लिए प्लस से माइनस चलते हैं, तो प्लस से माइनस चलते हैं तो माइनस आता है, तो माइनस का ई आ गया, ये ई आ गया। ये रेजिस्टेंस आ गया, ये रेजिस्टेंस तो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये ऐसे यहाँ कितना आ। अब हम ऐसे चल रहे हैं, आगे ए से भी चल रहे थे ना, तो ऐसे चल रहे हैं तो करंट फ्लो कर रही है ऐसे, और चल हम ऐसे रहे हैं तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दैट मींस ये वाला केस है, करंट उधर और हम चल ऐसे रहे हैं। करंट आपकी इसमें इधर फ्लो कर रही है और चल हम ऐसे रहे, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और जब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो फिर प्लस का आता है, तो प्लस का आई इंटू स्मॉल आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हम स्टॉप होना चाहते हैं तो एज इक्वल टू लगाते हैं स्टॉप होने से पहले इंटू बी पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, ये बी पॉइंट का पोटेंशियल, स्टॉप होने से पहले हम एज इक्वल टू लगा लेते हैं और बी पॉइंट का पोटेंशियल लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम किरचॉफ लॉ अप्लाई करते थे। ठीक है, आगे इसको इधर लिया है तो देखो ये वी ए माइनस के वी बी, इस वी बी को इधर ले आए और इन दोनों को टर्म को इधर ले जाएंगे, ई माइनस के आई आर। अब जरा यहाँ ध्यान दे लो, ये वी ए माइनस के वी बी किसके बराबर है चेक कर लो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी का, तो इसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी कहते हैं। यहाँ वी ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए का, वी बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट बी का, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है वी ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वी बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। समझ में आया? तो इसको हम लिख सकते हैं वी, तो हमने लिख दिया वी, तो वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। देखो ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया आपका ऐसे। समझ में आया? ये सेल डिस्चार्ज वाले केस में, ये कब केस वैलिड है? डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो एक पॉइंट और छोटा सा बता दूं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो ये डेरिवेशन कर दिया हमने, किससे किया? किरचॉफ लॉ से। ऐसे हम कहेंगे कि किरचॉफ लॉ से हमने ड्राइव किया। ठीक है, अच्छा इसमें एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की अगर डेफिनेशन पूछ ले आपसे कि डिफाइन डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, तो आप कैसे लिखोगे? तो देखो लिखना हमें ये होता है कि जब सेल ए होता है इसमें सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो कोई सेल करंट ड्रॉ कर रहा है आपका, देखो ऐसे ये सेल डिस्चार्ज, इसमें करंट ड्रॉ कर रहा है ना, सेल करंट नहीं निकालता, मैंने पीछे समझाया है आपको, ये समझ में आपको। तो ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करे, जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करे तो हम कहेंगे सेल डिस्चार्ज हो रहा है। नेगेटिव टर्मिनल से नहीं चेक करते, हमेशा सेल डिस्चार्ज हो रहा है या चार्ज हो रहा है ये हम चेक करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से। अगर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करे तो हम कहेंगे सेल डिस्चार्ज हो रहा है। अगर सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करे तो हम कहेंगे सेल चार्ज हो रहा है। लेकिन ये डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि डेफिनेशन में क्या, कि जब सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इस वाले केस में फॉर्मूला ये आया V इज इक्वल टू ई माइनस के आई आर। V ज्यादा है कि E ज्यादा, तो यहाँ V कम है E ज्यादा है, तो यही डेफिनेशन है ये वाली।
ये आप डेफिनेशन लिख सकते हो ये वाली डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। अगर हमसे कहता है डिफाइन डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, तो हम कहेंगे जब सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के ईएमएफ से कैसा होता है, लेस देन होता है, छोटा होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, देन द सेल को हम क्या बोलेंगे कि सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ये डेप्थ से लिख सकते हो आप कि टर्मिनल डिफरेंस ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल लेस देन होगा ईएमएफ ऑफ द सेल से, तो सेल को डिस्चार्जिंग ऑफ सेल कहते हैं। अगर इसका उल्टा हो जाए चार्जिंग ऑफ द सेल, तो देखो चार्जिंग ऑफ सेल का अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करें तो फिर किरचॉफ लॉ से कर लेते हैं उसको। इतना समझ में आपको पहले चार्जिंग ऑफ सेल के लिए देखो मैं अगर यहीं मिटा के यहां लिख देता हूं ये वाला केस तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के लिए, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल है ना, ये सेल के पॉजिटिव टर्म से करंट लीव करे तो पहचान लो कि लीव कर रही है तो ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर माइनस आएगा। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन जब सेल चार्ज होता है तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये सेल व्हेन सेल इज चार्जिंग, व्हेन सेल इज चार्जिंग, तो इसमें क्या है कि एक सेल ले लें हम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये अंदर होता है सेल के, ये ध्यान रखना, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो इसमें सेल में करंट फ्लो करती है ऐसे, ये ईएमएफ है ना, ऐसे। तो देखो सेल में ऐसे करंट कैसे आए, क्योंकि यहाँ पे एक सोर्स लगा दिया अंदर, एक सोर्स है जो इस सेल को चार्ज कर रहा है, तो ये करंट फ्लो करा रहा है इसके अंदर। तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही है, लीव कर रही है, तो पॉजिटिव टर्मिनल में इस समय करंट क्या कर रही है, एंटर कर रही है ना। और जब सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करे तो हम कहेंगे सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो अब किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दीजिए इसमें आप। तो ये सेल चार्जिंग वाले केस में तो देखो यहाँ कर देते हैं, मिटा देता हूँ, यहाँ कर देते हैं डेरिवेशन है ना। तो देखो आप यहाँ से चलना शुरू कर दीजिए VA से, तो VA लिख लो। करंट की ऐसे चल रहे हैं तो करंट की सेल में हम करंट की डायरेक्शन से चेक नहीं करते, प्लस से माइनस चल रहा है, तो जब हम प्लस से माइनस चलते हैं, हम ऐसे चले प्लस टू माइनस, तो माइनस का ई आता है, तो ये प्लस टू माइनस चलेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ई। ठीक है, अब यहाँ हम रेजिस्टेंस में चल रहे हैं तो रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन से चेक करते हैं। अगर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो नेगेटिव आता है, तो देखो यहाँ करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम ऐसे चल रहे हैं ना ए से बी की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस क्या आ गया, इज इक्वल टू बी पॉइंट पे स्टॉप कर रहे हैं तो बी पॉइंट का पोटेंशियल लिख देते हैं। इसको इधर ले आओ, इन दोनों को इधर ले आओ, तो क्या लिख सकते हैं, VA माइनस के BB इज इक्वल टू E प्लस IR। और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। देखो ये भी किसके बराबर है, V के बराबर, तो इसे आप V लिख सकते हो, तो V इज इक्वल टू लिख सकते हो E प्लस IR। तो देखो ये ना ऐसे समझना है। और यहाँ पे आप चेक करो तो V ज्यादा है कि E ज्यादा है, तो अब V ज्यादा है E से, देखो कितना ज्यादा है, IR के बराबर ज्यादा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल EMF से ग्रेटर है तब हम कहेंगे कि सेल चार्ज हो रहा है, और अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल EMF से लेस देन है तो हम कहेंगे कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है। अगर डेप्सन पूछता है डिफाइन डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, तो यही बोल देते हैं, V अगर लेस देन E से है, V की वैल्यू लेस देन है E से तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, और V ग्रेटर देन है E से तो चार्जिंग ऑफ सेल। ये चार्जिंग ऑफ सेल और ये डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। अब क्वेश्चन में कभी भी आएगा तो ये थोड़ी बताया कि V लेस देन है कि E ग्रेटर देन है, आप कैसे पहचान लीजिए, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट लीव करे तो डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर करे तो चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हो रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, चार्जिंग ऑफ सेल हो रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। इसमें ध्यान रखना कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल पूछेगा, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, और यूज करेंगे तो प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, तो इसमें चार्जिंग ऑफ सेल और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल वाले कंसेप्ट पर कॉन्सेंट्रेट कर लेना। ठीक है, अगला पॉइंट बताता हूं मैं इसी से रिलेटेड। देखो इसमें आगे हम छोटे छोटे पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ रहे हैं फर्स्ट,
इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला है कि व्हेन सेल इज इन ओपन सर्किट, इसके बारे में मैं शुरुआत में लेक्चर नंबर 1 में भी आपको बता चुका हूं कि सेल इज ओपन सर्किट का क्या मतलब होता है। जब सेल ओपन सर्किट में होता है तो सेल कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, तो उस सर्किट को हम बोलते हैं ओपन सर्किट। ठीक है, तो एक सेल बना लेते हैं हम ऐसे, ये सेल, इसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, लेकिन ये सेल ओपन सर्किट में है, किसी बल्ब से या किसी रजिस्टर से इसे कनेक्ट नहीं किया, किसी से भी कनेक्ट नहीं किया, बस सेल है, एक पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा। और जब सेल कोई करंट ड्रॉ ना करे तो उसे ओपन सर्किट कहते हैं। तो सेल जब कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा V = E - के IR, V = E - के IR। जब सेल ओपन सर्किट में होगा तो इन ओपन सर्किट में सेल कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। जब कोई सेल करंट ड्रॉ नहीं करेगा तो आई की वैल्यू 0, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वेस्टेज वोल्टेज है वो 0 हो जाएगा। तो V = कितना हो जाएगा E। देखो यही डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको ईएमएफ ऑफ द सेल की स्टार्टिंग में दैट मींस लेक्चर नंबर 1 में जब मैंने ये डेफिनेशन दी थी तो ये समझ में नहीं आ रही थी कि सेल का ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल के बराबर कैसे होगा। तो हम देखो यहां हम कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two electrodes of the cell is equal to EMF of the cell, है ना। तो या ये कह सकते हो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल, है ना, इक्वल है। यही केस हमने स्टार्टिंग में समझाया था आपको, केस नंबर 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, क्या और किसी कंडीशंस में ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर हो सकता है? तो एक कंडीशन और हो सकती है इसकी, क्या कि एक ऐसा सेल लें जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0, एक सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0 है। एक सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, है ना, भले ही क्लोज सर्किट में हो, आप क्लोज सर्किट बना लो ऐसे, ये सेल करंट ड्रॉ कर रहा है आई, लेकिन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कितना लेट किया है? ऐसा सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल V = E - के IR फिर लगा है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 रखें तो V = फिर आ गया E। लेकिन रियलिटी ये है कि ये पॉसिबल नहीं होता, रियलिटी ये है कि ये केस पॉसिबल नहीं होता। रियलिटी ऐसा क्यों है कि सर ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आज तक ऐसा सेल कोई नहीं बना जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो? 0। ऐसा कोई सेल बनाया ही नहीं जा सका आज तक, ऐसा कोई सेल होता ही नहीं है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, है ना। लेकिन अगर हम एज्यूम कर लें कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो इस सेल को हम आइडियल सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइडियल सेल। अगर आपसे आइडियल सेल या आइडियल बैटरी के बारे में पूछता है कि डिफाइन द आइडियल सेल, आइडियल सेल किसे कहते हैं, आइडियल बैटरी किसे कहते हैं, अगर ये कहता है तो हम कहते हैं ऐसा सेल या ऐसी बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, तो सेल को या बैटरी को हम आइडियल बैटरी या आइडियल सेल बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो तो आइडियल। जब भी आइडियल वर्ड आएगा ना तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होते, इसीलिए हम उसमें वर्ड लगा देते हैं आइडियल सेल, है ना। तो ये समझ में आया। पहले आइडियल सेल की डेफिनेशन पूछता है तो उसका क्या मतलब है। लेकिन अगर आइडियल सेल है
तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और सेल का ईएमएफ भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इसीलिए हम जब पीछे करते थे ना, जब हम कोई भी सेल आता था पीछे, जब हमने कूलॉम्स लॉ में, पोटेंशियल डिफरेंस में, करंट में हमने जब क्वेश्चन किए हैं, तो अभी तक हमने जब भी क्वेश्चन किए हैं तो बैटरी के ऊपर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते थे, क्योंकि उसमें इंटरलेशंस गिवन नहीं हुआ था, तो हम उसमें आइडियल सेल मान के चल रहे थे। और आइडियल सेल मान के चल रहे थे तो ई और वी कैसे थे, इक्वल थे। पीछे के लेक्चर्स में, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीछे लेक्चर्स में, पोटेंशियल डिफरेंस में, है ना, तो उसमें हम ई और वी एक इक्वल मान के ही चल रहे थे, क्योंकि इंटरलेशंस क्वेश्चन में जानकारी नहीं थी। अब हमने इंटरलेशंस को रीड किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बात समझ में आई आपको। ये केस नंबर 1। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं तो इसमें देखो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, ग्राफ बनाते हैं। देखो सेकंड इंपॉर्टेंट पहले से उठा देता हूं, तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ग्राफ किसके बीच में, सेकंड पॉइंट है कि V = E - IR। तो हम इसमें और इसमें करंट में ग्राफ बना रहे हैं। जैसे एक हमारे पास क्या है, एक सेल है, इसका ईएमएफ ही है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और इसको किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दें ऐसे, और इसमें करंट फ्लो कर रही है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला, ये वेरिएबल रेजिस्टर है। कैसा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब इसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है लगातार, कंटिन्यूअसली। तो देखो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होगी तो उसमें फ्लो करने वाली करंट भी चेंज होगी और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। सर कैसे, तो देखो अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि जो टोटल करंट होता है, ये टोटल करंट है बराबर टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस, ये फॉर्मूला था। ये रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो आपका ऐसे, अगर ये रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा, कैपिटल आर अगर वेरिएबल है तो करंट चेंज नहीं होगी, तो करंट भी यहाँ पे वेरिएबल हो गई एक। दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो V होता है, ये इस डायग्राम में जैसे यहाँ A पॉइंट डाल देते हैं, यहाँ B पॉइंट डाल देते हैं, और ये इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। इसमें V का नाम मैंने आपको बताया था पीछे अभी, V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B लिख सकते हो। इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली A से, नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली B से, इसीलिए इसी को हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल कह सकते हैं। इस रेजिस्टेंस का भी एक एंड डायरेक्टली A से, दूसरा एंड डायरेक्टली B से, इसीलिए इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर कह सकते हैं। और इस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर है तो इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, I, रेजिस्टेंस कितना है R, तो कितना लिख सकते हैं IR। ये पोटेंशियल डिफरेंस V = IR। इस डायग्राम के लिए ये सब जगह पे सही नहीं है, इस डायग्राम में ऐसा होगा तब ये बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो एक बात बताइए यहाँ पे कि अगर यहाँ R वेरिएबल होगा और करंट R वेरिएबल तो करंट भी वेरिएबल, तो ये पूरा फैक्टर वेरिएबल, तो V की वैल्यू वेरिएबल, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी वेरिएबल होगा। तो V भी वेरिएबल है, I भी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ इस फिगर के अकॉर्डिंग फॉर अ गिवन सेल के लिए, फॉर अ गिवन सेल, मतलब एक सेल हमें दे दिया, ये इस सेल को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉर अ गिवन सेल के लिए ईएमएफ ऑफ द सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा है, कांस्टेंट। आपको याद हो कि ईएमएफ ऑफ द सेल डिपेंड करता है किस पर, इलेक्ट्रोड के मटेरियल के नेचर पर एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कौन से, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के नेचर पर, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन सा भरा गया उसके अंदर, ठीक है ना। H2SO4 भरा गया है या HCl भरा गया है या AgNO3 भरा गया है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के नेचर पर डिपेंड करता है और इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करता है। और किससे इंडिपेंडेंट होता है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोड के बीच के सेपरेशन से, इलेक्ट्रोड के शेप एंड साइज से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आपको याद हो, तो फॉर अ गिवन सेल के लिए ईएमएफ ऑफ द सेल एंड R, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो V और I वेरिएबल है, तो ग्राफ किस में बनाना चाहते हैं हम, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, terminal potential difference of cell, that means V, and current I। V और I में ग्राफ बनाना चाहते हैं,
तो देखो हम कैसे ग्राफ बनाते हैं भाई, कि हम ऐसे कर लें, ये आपका I है और ये आपका V है। अब ग्राफ कैसे बनेगा, देखो बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छी तरीके से, बहुत डीपली। अच्छा, अब ग्राफ कैसे बनता है उस पर ध्यान देते हैं। इसे हटा देता हूं, इसे भी हटा। देखो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है V इक्वल टू E माइनस के आई आर, इसको ऐसे लिख लूं तो कोई दिक्कत है, माइनस के आई आर प्लस का E, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप एक फॉर्मूला जानते हो कि कंपेयरिंग, इसकी कंपेयरिंग करें हम, कंपेयरिंग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आप ये वाली इक्वेशन जानते हो, y बराबर mx प्लस के सी, इस इक्वेशन को जानते होंगे सब जने। फिर भी एक बार मैं इस इक्वेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, y इक्वल टू mx प्लस सी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कॉन्सेंट्रेट करना। देखो ये जो y और x हैं ये वेरिएबल टर्म्स होते हैं, y और x वेरिएबल टर्म है। तो देखो हम एक पहले कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस, ऐसे है ना, ठीक है। तो x और y इज अ वेरिएबल टर्म। इसमें c क्या चीज होता है मालूम है आपको? c होता है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट किसे कहते हैं? ये y इंटरसेप्ट क्या होता है? तो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है उस पॉइंट से ऑरिजिन तक की डिस्टेंस y इंटरसेप्ट कहलाता है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है हमारी, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब ये तो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहां कट करी है? इस वाले पॉइंट पर। तो इस पॉइंट से ऑरिजिन तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो यहाँ जो c है ये देखो प्लस का है, इस समय प्लस का है तो ये पॉजिटिव y इंटरसेप्ट है। अगर ये नेगेटिव होता, अगर ऐसे लिखता है इसको y इक्वल टू mx माइनस के c, तो ये c तो y इंटरसेप्ट ही रहेगा लेकिन नेगेटिव y इंटरसेप्ट होगा। नेगेटिव y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन नेगेटिव y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट से ऑरिजिन तक की जो डिस्टेंस होगी वो नेगेटिव y इंटरसेप्ट कहलाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आया पहले आपको? एक पॉइंट है, चलो इसको हम C कह देते हैं, एक ही डायग्राम समझाते हैं फिर आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये C बोल दिया। ठीक है, अब इसमें x और y तो वेरिएबल टर्म, देखो ये x है, x एक्सिस तो यहाँ x आ रहा है, ये y एक्सिस है तो ये y आ रहा है। तो आप कह सकते हो x और y इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले दो पॉइंट हैं, उसके कोऑर्डिनेट x और y कहीं पे भी हो सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन पर, तो x और y वेरिएबल है। ठीक है, m क्या है सर? तो m स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है। m क्या चीज है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको भी अच्छी तरीके से समझ लेना कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है वो tan थीटा होता है, लेकिन ये थीटा कौन सा होता है? x एक्सिस से स्ट्रेट लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है उस एंगल का टेंजेंट स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल। तो देखो x एक्सिस से स्ट्रेट लाइन की तरफ घुमाएं, ये घुमाया, और एक इधर से भी तो घुमा सकते थे x एक्सिस से ऐसे। इनमें से कौन सा एंटी क्लॉकवाइज एंगल है? ये तो क्लॉकवाइज एंगल है, तो ये वाला एंगल नहीं लेना। ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है तो ये लेना है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है। समझ में आया कुछ? जैसे अगर हम ऐसे डायग्राम बनाते, ऐसे ऐसे, तो इसमें ये वाला एंगल लें स्ट्रेट लाइन से या ये वाला एंगल लें? कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है? तो ये अब क्लॉकवाइज हो गया, ये नहीं लेना, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया x एक्सिस से। तो इस एंगल का टेंजेंट tan थीटा, इस एंगल का टेंजेंट मतलब tan थीटा स्लोप कहलाएगा स्ट्रेट लाइन का। एक समझ में आया यहाँ पे? तो m यहाँ पर क्या है? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसे हम tan थीटा बोलते हैं। पहले ये नोट किया आपने, कंपेयर समझ में आ रहा है? अब देखो मैं इसकी कंपेयरिंग करता हूँ, कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, अगर मैं इससे इसकी कंपेयरिंग करूं तो देखो यहाँ y एक्सिस की जगह पर
कौन सी v है, तो y एक्सिस की जगह पे तो v है भाई, v वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, वेरिएबल है। और x एक्सिस की जगह पर कौन है, x एक्सिस की जगह पर करंट है, तो x एक्सिस की जगह पर करंट हो गया। तो इसमें y इंटरसेप्ट कौन है देख के बताओ, तो इसमें y इंटरसेप्ट है e। तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसमें कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो प्लस का ये कैसा है, प्लस का, तो पॉजिटिव y इंटरसेप्ट कितना है, EMF ऑफ द सेल के बराबर, एक पॉइंट कंपेयरिंग करें। एंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना है, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो देखो यहाँ x के बगल में जो m है उसको स्लोप बोल रहे हैं, तो i के बगल में क्या है, r, i x एक्सिस की जगह पर i है ना भाई, तो r है, लेकिन वो माइनस का है, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन tan थीटा वो कितना है, माइनस के r। और देखो r कैसा टर्म है, कांस्टेंट है ना, तो थीटा भी कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। दूसरी बात, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल आएगा या एक्यूट एंगल आएगा, चेक करके बताओ। तो देखो tan की टेबल में आप जाते हो तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव तब आती है जब आपका थीटा ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल आएगा और थीटा कांस्टेंट होगा, क्योंकि r कांस्टेंट है, इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो थीटा भी कांस्टेंट रहना चाहिए, वेरी नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है बताता हूं, तो जरा देखो, एक तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है और y इंटरसेप्ट प्लस का होना चाहिए और स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल बनाना चाहिए स्लोप में। तो देखो अगर आप ऐसे बनाते हो, देखो ऐसे ऐसे बना दो, तो देखो यही तो ये होगा ना थीटा हमारा, ये वाला, ये तो स्लोप ऑफ इसका टेंजेंट लेंगे तब तो स्लोप आएगा। तो ये थीटा ऑब्ट्यूज एंगल लिया है हमने, है ना, क्योंकि यहाँ पर थीटा tan थीटा नेगेटिव में है तो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, और ऑब्ट्यूज एंगल लिया है और थीटा कांस्टेंट भी लिया है। अच्छा थीटा कांस्टेंट कैसे है, देखो इस जगह पर ये थीटा हो गया, यहाँ पे देखें तो ये थीटा हो गया, यहाँ पे देखें तो थीटा ये हो गया। अगर हम ग्राफ को ऐसे कुछ बनाते, ऐसे बनाते कब, तो अब थीटा कांस्टेंट नहीं है, यहाँ थीटा इतना है, यहाँ पे गए तो थीटा बढ़ गया, यहाँ पे गए तो थीटा और बढ़ गया, एक स्ट्रेट लाइन आ गई यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे गए तो थीटा और बढ़ गया, देखो थीटा बढ़ता चला जा रहा है, समझ में आपको। तो थीटा में कांस्टेंट लेना है, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन बनाई यहाँ पे एक, और ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है क्योंकि नेगेटिव आया है इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल बनाया है। y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो देखो ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट हो गया ना, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, और किसके बराबर है, प्लस के e के बराबर। तो देखो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये वाला, लेकिन ये वाला जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पर, ये EMF के बराबर होगा। तो ग्राफ बनाओ तो ये सब दिखाने की जरूरत नहीं होती है, समझा रहा हूं मैं आपको, बस आप ऐसे बना लेना, ये गोला मत बनाना, ये करंट हो गया आपका आई, ये ग्राफ बन गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल एंड करंट में, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा हो तब, ठीक है। अच्छा इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं, देखो इस ग्राफ में एवरी पॉइंट पर E की वैल्यू फिक्स रहेगी, क्योंकि E कैसा टर्म है, कांस्टेंट फॉर अ गिवन सेट, तो E की वैल्यू इस पूरे ग्राफ पर कैसे रहती है, फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती, दैट मींस कांस्टेंट रहती है। एक दूसरा V क्या हो रहा है इसमें, तो यहां से जब करंट बढ़ रही है इधर की तरफ तो V डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे करंट बढ़ेगी तो देखो करंट बढ़ती है, अगर हमारा रिलेशन कहाँ है, अगर करंट बढ़ेगी तो वेस्टेज वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा, और वेस्टेज वोल्टेज बढ़ेगा तो यूजफुल वोल्टेज घटेगा, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये यूजफुल वोल्टेज भी घटेगा नहीं, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा। तो देखो जैसे जैसे हम इसमें देख रहे हैं तो इधर की तरफ करंट बढ़ रही है, इस वाले पॉइंट पर करंट कम है, इस वाले पॉइंट पर करंट बढ़ गई, तो करंट बढ़ गई तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। देखो यहाँ पर करंट इतनी पोटेंशियल डिफरेंस बना, यहाँ पे गए तो करंट बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस घट गया, है ना। तो V यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जब I इंक्रीज होता है, जब I इंक्रीज होगा देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, बट E फिक्स रहेगा। एक पॉइंट है ना। दूसरे पॉइंट पे जरा एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट दिख रहा है, A पॉइंट डाल देता हूँ यहाँ पे, कुछ भी डाल दो, P पॉइंट, A पॉइंट, मैंने A डाल दिया, है ना। तो एट पॉइंट A पर, एट पॉइंट A पर, अब इसे E को उठा दो भैया,
एट पॉइंट ए पर मान लो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है भाई। ये जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसमें जो रीडिंग आएंगी वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की आएंगी, तो ये V है ना। मान लो यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा है, ऐसे 12 वोल्ट, यहाँ पे लिख रहा है आपका 6 वोल्ट है ना, यहाँ 0 वोल्ट है, ऐसे 0 फिर बढ़ रहा है ऐसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो पॉइंट ए पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है? 12 वोल्ट ही तो है। करंट की वैल्यू बताओ, एंड ए पॉइंट पर करंट की वैल्यू बताओ। तो ए पॉइंट ये रहा, तो इस वाले पॉइंट पर करंट की वैल्यू कितनी है? करंट ऐसे इंक्रीज हो रही है, तो करंट इस वाले पॉइंट पर कितना है? इस ए पॉइंट पर 0, ए पॉइंट पर करंट 0। अगर हम करंट 0 होगा तो V इक्वल टू ई माइनस के आई आर होता है। अगर करंट 0 हो जाएगा तो V इक्वल टू ई नहीं हो जाएगा, V इक्वल टू ई नहीं हो जाएगा, तो E की वैल्यू कितनी आएगी? 12 वोल्ट। तो ये जो 12 वोल्ट लिख रहा है, वैसे तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था, लेकिन है किसके बराबर? EMF के बराबर। ये क्योंकि इस वाले पॉइंट पर करंट 0 है, तो इसी का फायदा उठाएंगे कि इस वाले पॉइंट पर करंट 0 है। अभी इससे पहले पॉइंट पर आया था, अगर करंट 0 हो तो सेल का EMF सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है, तो इसीलिए इस वाले पॉइंट को मैंने E लिखा है। तो वैसे भी y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है? E। तो ऑरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होनी, ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो E के बराबर होनी चाहिए। समझ में आया? इसीलिए मैंने E लिखा था वहां पे। क्लियर है? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? E क्यों लिखा? ये सारे पॉइंट में देखो इसमें बता दिए। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आता है वो हम देखते हैं। एक न्यूमेरिकल देखते हैं पहले इस टॉपिक के ऊपर। देखो एक क्वेश्चन लिखा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ टर्मिनल ऑफ सेल वर मेजर्ड इन वोल्ट अगेंस्ट डिफरेंट करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल। तो एक सेल है, इसमें कितने सेल है? एक सेल है, तो ये एक सेल ले लिया, ये रहा, इसका EMF E लेट कर लिया, इंटर रेजिस्टेंस R मान लिया, ये रेजिस्टेंस जिसमें करंट फ्लो करा रहा है AR, इसमें करंट फ्लो कर रही है I, ये वेरिएबल रेजिस्टर रहा होगा, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो यहाँ ग्राफ दे रखा है V और I में, V और I में, ये एम्पियर में, ये वोल्ट में, स्ट्रेट लाइन में भी समझाया था ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ग्राफ दे दिए स्ट्रेट लाइन ABC, यूजिंग द डाटा गिवन इन द ग्राफ डिटरमाइन द EMF। सबसे पहले EMF पूछ रहा है कि EMF निकालो सेल का कितना है ना, इनर सेल लगा हुआ उसमें, इस EMF ऑफ सेल पूछ रहा है और इंटर रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? तो मैंने अभी आपको समझाया था ना, तो एक पॉइंट यहाँ इसका फायदा उठाएंगे हम। इस वाले पॉइंट पे मान लो ये P पॉइंट, इस पॉइंट पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है? सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं, तो एट पॉइंट P को लिख लेते हैं हम पहले। इस पॉइंट पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये भाई ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ बनाया है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल और करंट, डिफरेंट करंट के बीच में ग्राफ बनाया है हमने। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट P पे कितना है? 1.4 वोल्ट, तो 1.4 वोल्ट लिख लिया। और P पॉइंट पर करंट कितनी है? तो P पॉइंट पर करंट है आपकी 0, एंड करंट कितनी है? 0 है। तो हम फॉर्मूला लगा लें, V इक्वल टू E माइनस के आई आर। तो 1.4 और E कितना है निकालना है, I की वैल्यू कितनी है? 0 इंटू R। तो EMF ऑफ द सेल निकल आया है कि 1.4 वोल्ट। और आप एक चीज देखो, ये मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, सबसे ज्यादा वाला 1.4 वोल्ट, इससे ज्यादा किसी का नहीं है। तो मैक्सिमम जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल होता है इलेक्ट्रोड के बीच में, जो मैक्सिमम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको सेल का EMF कहते हैं। तो 1.4 वोल्ट इससे निकाल सकते। समझ में आया वाला पॉइंट? तो EMF ऑफ सेल कैसे निकाला, समझ में आया? एक। दूसरा पूछ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप A पॉइंट पर, B पॉइंट में, C पॉइंट में से किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो। A पे निकाल लो, B पे निकाल लो, C पे निकाल लो, सेम ही आएगा। जैसे मैं एट पॉइंट A पे निकालना चाहूँ, एक बार मैं एट पॉइंट A पे करके दिखाता हूँ आपको। एट पॉइंट A, इस जगह पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो A पॉइंट पर, ये पॉइंट A है, इस जगह पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है 1.2 वोल्ट। तो 1.2 वोल्ट। करंट कितनी है A पॉइंट पर? तो करंट है A पॉइंट पर 0.04, एंड I कितना है? 0.04 एम्पियर है। तो इसमें इसको मैं उठा देता हूँ भाई, देखो इस डायग्राम को उठा देता हूँ, जगह नहीं है ना। तो फिर फॉर्मूला लगा लो, V बराबर E माइनस के आई आर। मैंने कहा था इस पूरे ग्राफ पर E कैसा रहता है? फिक्स रहता है, सेल एक ही है ना,
और ये सेल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, तो सेल फॉर अ गिवन सेल के लिए ई कांस्टेंट रहेगा, तो वी की वैल्यू तो 1.2 वोल्ट है, ई की वैल्यू हमने निकाल ही चुके हैं 1.4 वोल्ट माइनस आई की वैल्यू 0.04 है। इंटरलेशंस पूछना, तो इसको दल ले आओ तो 0.04 आर और इसको दल ले आओ तो 0.2 बचेगा भाई। 1.2 1.4 इसको दल लाओगे, फिर 1.4 में से 1.2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.2। यहाँ से अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हो, इस जगह से अगर आप इंटरलेशंस निकालते हो तो 0.2 डिवाइडेड बाई 0.04, देखो इस 0.2 को हटाएंगे तो 2 जीरो और इस 0.2 को हटाएंगे तो 1 जीरो, तो 0 से 0 कट गया, 4 से 5 बार कट गया, 5 ओम आ गया। इंटरलेशन कितना आया 5 ओम। आप जरूरी नहीं कि ए पॉइंट पे करो, बी पे कर लो, सी पे कर लो, यहाँ पर भी कर सकते हो। इंटरलेशंस किसी पॉइंट पे निकाल सकते हो, जैसे अगर आप एट पॉइंट सी पे करते तब भी यही वैल्यू आएगी। बी सी पॉइंट पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है देखो 0.4 वोल्ट। करंट कितनी है देखो 0.20 एम्पियर, तो V इज इक्वल टू फिर लगा दो E माइनस क्या आ गया, V की वैल्यू 0.4, E की वैल्यू 1.4, I की वैल्यू 0.2 इंटू R, तो इसको दल ले आओ तो 0.2 R हो गया और इसको दल ले आओ तो 1 बचा, तो R इज इक्वल टू बटे 1.2, पॉइंट हटाएंगे तो 0, 2 से कट गया 5 बार 5 आ रहा है कि नहीं सही। तो किसी एक पॉइंट पे निकालना, अब किसी भी एक पॉइंट पे निकाल लो, ए पॉइंट पे निकाल लो, सी पॉइंट पे निकाल लो, इंटरलेशंस कैसा आएगा सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इंटरलेशंस निकाल दिया हमने, ई ऑफ द सेल निकाल दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखो एक क्वेश्चन लिखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ सेल ऑफ EMF इंटरलेशंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। देखो ये कह रहा है कि एक सेल है, इसका EMF है, इंटरलेशंस आर है, और ये एक वेरिएबल रजिस्टर आर से कनेक्टेड है। ऐसे ये वेरिएबल रजिस्टर का सिंबल होता है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है ऐसे। ठीक है, इसने कहा है वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, वेरिएबल बना है इसीलिए। प्लॉट द ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ E विद R। तो पहला ग्राफ किसके बीच में बना रहा है आपसे, फर्स्ट ग्राफ बिटवीन E विद कैपिटल R। तो आपको ये बात मालूम होगी कि EMF ऑफ द सेल इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल, और इसकी वैल्यू तभी चेंज होती है जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का नेचर एंड इलेक्ट्रोड का नेचर चेंज होता है। अदरवाइज फॉर अ गिवन सेल के लिए ये EMF कांस्टेंट रहता है। तो हम क्या लिखेंगे, EMF of the cell, EMF of the cell is characteristic, again property of the cell. So EMF of cell is independent of external resistance, capital R, external resistance capital R, है ना, इंडिपेंडेंट है, कितना लिख देंगे, द ग्राफ is a straight line to parallel R axis। रेजिस्टेंस वाली एक्सिस के कैसा होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, अरे थोड़ा सा ये पैरेलल टू R axis ऐसे, ठीक है। The graph is a straight line parallel to R axis। तो ग्राफ बना देते हैं, तो देखो यहां बना देता हूं, ये आपकी R axis है, रेजिस्टेंस है आपकी, रेजिस्टेंस से R axis बोलेंगे, ये EMF ऑफ द सेल और इंडिपेंडेंट है तो इसीलिए ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा।
आर की वैल्यू कितनी इंक्रीज होती रहे, चेंज होती रहे, ई की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। आर की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन ई एवरी पॉइंट पर कैसा है, कांस्टेंट है। तो ग्राफ कैसे है। ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। सेकंड वाले पार्ट का आंसर देंगे, सेकंड वाला पार्ट पे ध्यान दें। तो किसके बीच में ग्राफ पूछ रहे हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल V विद R। तो देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल एंड R में ग्राफ पूछ रहा है, तो यहां पर लिख लेते हैं, हेडिंग डाल देते हैं, ग्राफ बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विद कैपिटल R। ठीक, अब आपको याद हो, एक तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल V इज इक्वल टू ये वाला। यहां से जब हम V, एक फॉर्मूला ये भी होता है, V बराबर I इंटू R, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल का ही, इस डायग्राम के लिए। अगर इसमें अगर I V की वैल्यू I इंटू R पुट कर देते हैं, ये वाली कैपिटल I इंटू R, तो सॉल्व करने पर एक फॉर्मूला ये भी आता है, I बराबर टोटल करंट बराबर टोटल EMF ओवर टोटल रेजिस्टेंस। एक ये फॉर्मूला आता है, एक ये जानते हैं और एक ये जानते हैं। ये तो करंट का फॉर्मूला है, तो इसमें तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं है सर। एक सर इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ग्राफ हमें किसके बीच में बना रहे हैं, V और कैपिटल R के बिटवीन। इसमें सर कैपिटल R नहीं है, इसमें कैपिटल R तो है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। सर इसमें दोनों हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी है और कैपिटल R भी है। सर देखो डायरेक्ट रिलेशन है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो I टर्म है ना, ये कांस्टेंट नहीं है। देखो क्योंकि R कैसा टर्म है हमारा, वेरिएबल है ना, वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अगर R वेरिएबल होगा तो I वेरिएबल नहीं होगा, I चेंज नहीं होगा, तो यहाँ I कांस्टेंट ही नहीं है। और I कांस्टेंट नहीं तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि V प्रोपोर्शनल टू R, भाई ऐसा तो तब लिख सकते हो जब I कांस्टेंट हो। तो इसीलिए यहां से हम ग्राफ नहीं बना सकते। हमें V और R के बीच में जब ग्राफ बनाना है तो उसमें R को चेंज करने से केवल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो, बाकी के उस फॉर्मूले के अंदर जितने भी टर्म हो सब कांस्टेंट हो। यहाँ R चेंज कर रहे हैं तो V चेंज होगा, लेकिन यहाँ I भी तो चेंज हो रहा है R चेंज करने से, तो I कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इससे ग्राफ नहीं बन सकता। सर फिर क्या करें, तो देखो फिर ये करें कि इस I की वैल्यू आप पुट कर दो, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल V इज इक्वल टू I इंटू R, और I की वैल्यू पुट कर दो। I की वैल्यू पुट कर दें तो E ओवर R प्लस स्मॉल r, ये EMF और इनटू कैपिटल R। देखो इस रिजल्ट को ऐसे लिख सकते हैं क्या, V E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r ओवर कैपिटल R। ये जो कैपिटल R है उसे सबसे नीचे ले आए, देखो ये सबसे ऊपर जाएगा वापस यही हो जाएगा। भाई ये कैपिटल R जब ऊपर आ जाएगा तो यहीं पे तो आएगा, तो इसको नीचे ले आए, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो V इज इक्वल टू आएगा E ओवर 1 प्लस स्मॉल r बटे कैपिटल R। ये दिख रहा है रिजल्ट। ये इस रिजल्ट को देखो, देखो V I की वैल्यू ये वाली मैंने इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दी, तो इसको उठा देता हूं सबको, ये देखो हमारा रिजल्ट ये बना। अब इस रिजल्ट को देखो, फॉर अ गिवन सेल के लिए E, फॉर अ गिवन सेल के लिए E और इंटरनल रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होते, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो यही तो तीन, इसमें कितने टर्म है, चार है, V है, कैपिटल E है, स्मॉल r है, कैपिटल R है, लेकिन ये दोनों टर्म कांस्टेंट है और कैपिटल R और V के बीच में ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो हम R कैपिटल R चेंज करेंगे तो कैपिटल V चेंज होगा ओनली। यहां से हम इस रिलेशन से V और R के बीच में, कैपिटल R के बीच में ग्राफ बना सकते हैं, इस वाले रिलेशन से। इससे क्यों नहीं बना सकते, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे R चेंज होगा तो I भी चेंज होगा। वहां से सर R चेंज होने पर I कैसे चेंज होगा, क्योंकि I बराबर होता है E ओवर कैपिटल R प्लस स्मॉल r, R चेंज होने पर I चेंज होगा, तो I वेरिएबल टर्म था वहां पे, इसीलिए इससे नहीं बना सकते भाई। समझ में, ऐसे चेंज कर लेंगे। अब R चेंज करेंगे तो केवल V चेंज होगा, E और स्मॉल r कांस्टेंट रहेंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएं उस पर ध्यान दें भाई। पहले ये रिलेशन समझ में आया, तो देखो मैं अब एक काम करता हूँ, फर्स्ट वाले पार्ट को मिटा देता हूँ। फर्स्ट वाला पार्ट समझ में आया ना आपको, है ना, ये भी मिटा देता हूँ, फर्स्ट पार्ट मिटा देता हूँ, है ना, ये पूरा मिटा देता हूँ। यहाँ ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको।
सेकंड पार्ट देख रहे हैं हम, ठीक है। तो ये रिजल्ट लिख लेंगे हम पहले सेकंड पार्ट में। अब ग्राफ कैसे बनाएं, तो देखो हम यहाँ ऐसे, यहाँ तो कैपिटल आर लिख लेंगे, यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। ग्राफ हमें वी और कैपिटल आर में बनाना है। अब इसमें एक सेकंड पार्ट में एक पॉइंट बताओ कि इफ अगर कैपिटल आर अगर जीरो हो, इस पॉइंट पर कैपिटल आर कितना है, जीरो है, तो वी की वैल्यू कितनी आएगी, तो चेक करते हैं। तो v इज इक्वल टू ई ओवर 1 प्लस स्मॉल आर बटे जीरो। तो जीरो का इसमें डिवाइड करेंगे तो ई 1 प्लस जीरो का डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करें तो इनफाइनाइट आएगा, और इन्फिनिटी का इसमें डिवाइड करें तो जीरो आएगा। तो आर बराबर जीरो रखने पर वी की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। तो ऐसा पॉइंट बताओ जहां आर भी जीरो हो, वी भी जीरो हो, ये वाला पॉइंट एक हो गया। चलो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेकंड पॉइंट चलते हैं। देखो सेकंड पॉइंट चलते हैं, तो ये v जीरो हो गया, ठीक है। सेकंड इसमें देखें, इफ अगर हम r बराबर स्मॉल r रख दें, कैपिटल R हमारा किसके बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर है, तो कितना आएगा v की वैल्यू, तो e ओवर 1 प्लस, इस फॉर्मूले में कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दो, तो कैपिटल R किसके बराबर, स्मॉल r की, तो निकाल लें, तो ये 1 हो गया, कितना हो गया e/2। रिजल्ट कितना आ रहा है, v की वैल्यू कितनी आ रही है, e/2 आ रही है। तीसरा केस इसमें देखते हैं, इफ अगर कैपिटल R की वैल्यू इनफाइनाइट हो तो v की वैल्यू कितनी आएगी, तो v बराबर फिर इस फॉर्मूले में पुट करें, तो e 1 प्लस स्मॉल r ओवर इन्फिनिटी। चेक कर लेते हैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं पहले ये, हाँ आ रहा है बिल्कुल, इतना समझ में आया आपको। तो देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे इन्फिनिटी का इसमें, तो इसमें जीरो आएगा ये, तो e 1 प्लस जीरो, तो e तो आएगा, तो v रहा कितना आ रहा है e, जब r इन्फिनिटी है तो v कितना है e। अब इन तीनों रिजल्ट के बेसिस पर हम ग्राफ बना सकते हैं, कैसे, मान लो कि यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है, e है, v इज इक्वल टू कितना है, इस वाले पॉइंट पर e है, तो ये e है, और इसका आधा होगा तो ये e/2 हो गया, है ना। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, ऐसे कैसे बनाएं। देखो यहाँ पर ये ग्राफ मैंने क्या कर दिया पता है, इस वाली लाइन के पैरेलल क्यों कर दिया है, क्योंकि v की वैल्यू e के बराबर कब होगी, जब r इन्फिनिटी होगा। तो r इन्फिनिटी क्या, यहाँ पे r इन्फिनिटी ऐसे मिला मत देना इसको, यहाँ मिलाने का मतलब है कि इसने पर v कितना हो गया, v की वैल्यू किसके बराबर होगा, e के बराबर हो गई। लेकिन बेटा यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है फाइनाइट है, r की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है। इनफाइनाइट जब हो जाएगा तब आपका v किसके बराबर आएगा, e के बराबर आएगा। इसीलिए इस ग्राफ को इसके हम पैरेलल कर देंगे, मिलाएंगे नहीं, पैरेलल कर देंगे, पैरेलल। समझ में आपको ये कहाँ पे जाके मिलेगा, इनफाइनाइट पे जाके मिले, इनफाइनाइट पे जाके v की वैल्यू कितनी होगी, e के बराबर होगी, और जब स्मॉल r होगा ऐसे, तो ग्राफ में आप इतना दिखा सकते हो, ये सब लिख सकते हो, ये मैं डाल देता हूँ, ये लिख देना आप, ग्राफ जब बनाओ तो आप इसे लिख सकते हो ऐसे कैसे। अभी अल्ट्रा में ग्राफ बना देता हूँ, ये स्मॉल r इसके बराबर, तो इतना आ जाएगा, और जब ऐसे बना तो ये r एक्सिस, तो v और r के बीच में इस तरह से ग्राफ बनेगा। कुछ समझ में आया आपको। तीसरा ग्राफ हमसे कह रहा है, थर्ड वाला पार्ट हम कर रहे हैं, इसमें हम थर्ड करें तो अब कह रहा है ग्राफ किसके बीच में, ग्राफ बिटवीन करंट एंड विद r, करंट विद कैपिटल R। ये इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो करंट E इज इक्वल टू E ओवर R प्लस स्मॉल r, ये और ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, तो I और R में ग्राफ पूछ रहा है, तो सीधा सीधा बन सकता है इस वाले से। अब इसमें ग्राफ कैसे बनाएं, तो देखो इसको मैं डाल दूं, आपको समझ में आया ना ये ग्राफ, आप ये बना लेना आप इसको। तो इसी जगह पे बना लेता हूं अब मैं ग्राफ, किसके बिटवीन, ये कैपिटल R और ये कैपिटल I, बिल्कुल सेम कर लो इसमें भी। अगर R की वैल्यू कितनी, 0, तो I की वैल्यू कितनी, E ओवर स्मॉल r, ये करंट मैक्सिमम हो गई। देखो अगर डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर वाला वैल्यू अगर ये वाली 0 हो गई तो ये वैल्यू छोटी हो गई, बड़ी हो गई, और छोटी हो गई, छोटी हो गई तो करंट बढ़ेगा, ये मैक्सिमम करंट हो गया। R बराबर 0 तो करंट मैक्सिमम। एक दूसरा, अगर R की वैल्यू स्मॉल r के बराबर,
तो आई की वैल्यू जो आएगी वो स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर, दैट मीन्स ई बटे 2r। तो इस मैक्सिमम करंट का आधा हो गया, देखो ये ई अपॉन आर मैक्सिमम करंट हो गई डिवाइडेड बाई 2, तो करंट की वैल्यू आधी हो गई। तीसरा, अगर हम आर की वैल्यू इन्फिनिटी रख दें तो इन्फिनिटी रखने पर ई ओवर इनफाइनाइट प्लस स्मॉल आर, तो ये ई ओवर इन्फिनिटी डिवाइड करेंगे तो कितना 0, तो आई 0 हो गया। तो जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करंट 0 हो जाएगा। तो देखो जैसे जैसे रेजिस्टेंस में बढ़ा रहा हूं करंट घट रहा है, लेकिन जब रेजिस्टेंस जब 0 है तो करंट 0 नहीं है, मैक्सिमम है। तो कैसे ग्राफ बनेगा पता है? ऐसे ऐसे बनेगा। सॉरी, ये मिला देंगे, नीचे मिला देंगे, नहीं मिलाएंगे नहीं, करंट 0 होगा इन्फिनिटी पे जाके, मिलाएंगे नहीं, पैरेलल कर देंगे। सॉरी, मिलाना नहीं, यहाँ पर मिला देंगे। पर यहाँ पे क्या मिलाया? क्योंकि इस वाले पॉइंट पर रेजिस्टेंस तो कितना है 0, और इस वाले पॉइंट पर करंट कैसी है मैक्सिमम, E ओवर स्मॉल आर मैक्सिमम करंट है। और जब आपका आधी हो जाएगी करंट, जब आपका कैपिटल आर स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, तो ये हो गई E ओवर 2r। इतनी करंट है, ये करंट की वैल्यू है ये। और जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा तब करंट 0 होगा। तो अगर तुमने मिला दिया ऐसे, तो यहाँ पर करंट तो 0 हो गया, लेकिन रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं है ना, ये तो फाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, इसीलिए इसे पैरेलल कर देंगे। ये कंसेप्ट में कई बार सिखा चुका हूँ पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कंसेप्ट में भी, ये पैरेलल कर देंगे इसके, ठीक है, मिलाना नहीं इसको। क्योंकि ये कहाँ पर मिलेंगे, कहाँ पर करंट 0 होगी जब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा। तो ये रेजिस्टेंस आगे, जैसे इधर की तरफ आगे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, ये ना इनफाइनाइट आएगा ना मीट करेगा, इसीलिए पैरेलल शो कर रहे हैं हम, ठीक है। ये समझ में आया आपको? तो देखो एक क्वेश्चन हो गया। तो देखो आज मैंने इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराए हैं। कल हम जब लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, तो 3 स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं वो बताएंगे पहले। फिर उसके बाद कल के लेक्चर में, दैट मीन्स लेक्चर नंबर 3 में, हम आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कैसे करते हैं वो सीखेंगे। थैंक यू।